जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पोर्चुगीज का किस तरीके से भारत में आगमन हुआ। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपियन कंपनीज जो हैं उन्हें नया ट्रेड रूट क्यों अपनाना पड़ा। ठीक, लास्ट क्लास में हमने कारण देखे थे कि किस कारण से यूरोपियन कंपनीज को एक नया लैंड ट्रेड रूट अपनाना पड़ा जिससे कि वो भारत में एंटर कर सके और भारत से व्यापार कर सके। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंपनी जो थी वो थे पोर्चुगीज। पुर्तगाल जो था वो सबसे पहले उनके जो एक सेलर थे जिनका नाम था वास्को डिगामा, वो 1498 में, ठीक है, उसी टाइम पर गुजरात का एक मर्चेंट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेडागास्कर वाला रीजन है, यहाँ पर अब्दुल माजिद जो है वो उनसे मिला और वो वास्को डिगामा को कहाँ ले आया, भारत ले आया। और भारत में भी कहाँ वो एंटर किए, कैलीकट में। ठीक है, तो कैलीकट जो था केरल में एक जगह थी जहाँ पर एक हिंदू रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था जयमुरीन। ठीक है, तो जब वास्को डिगामा 1498 में वहां पहुंचे केप ऑफ गुड होप के थ्रू, ठीक है, तो वहां पर इनका वेलकम कर किसने किया, वहीं पर हिंदुओं के एक राजा थे जिनका नाम था जैमुरीन। तो उन्होंने क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है, और उनको यहाँ से केरल से, देखिए केरल जो था वो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया माना जाता है आज भी। ठीक है, तो केरल से बेसिकली आए क्यों थे वो भारत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत से तीन ऐसे गुड्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट यूरोप में सबसे ज्यादा थी। एक तो मसाले थे, दूसरा कॉटन के कपड़े और तीसरा सिल्क के कपड़े। ठीक, तो यहाँ से क्या पोर्चुगीज वास्को डिगामा लेकर के गए अपने साथ, जो मसाले वगैरह थे। ठीक है, जैमोरिन ने क्या दिया उनको, मसाले दिए, इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां दी। ठीक है, और इवन जब वास्को डिगामा यहाँ से लौटे भारत से, ठीक, तो जो टोटल इनका खर्चा हुआ था, ठीक है, मतलब कि जितना सामान लेकर के कैलिकट से वापस पोर्चुगल पहुंचे, कौन, वास्को डिगामा, तो इस पूरी यात्रा में जितना भी खर्चा हुआ था उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट बनाया था वास्को डिगामा ने। ठीक है, मतलब जितना भी खर्चा उसको पुर्तगाल से भारत आने में और भारत से वापस पुर्तगाल जाने में जितना खर्चा हुआ, और वो जितना सामान यहाँ से लेकर के गया उतना सामान उसने यूरोप में बेचा तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मतलब 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ उसको। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, पोर्चुगीज जो हो गए पुर्तगाल में, ये बड़ा तेजी से फैला कि भाई वहां के सामानों की रिक्वायरमेंट यूरोप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब वास्को डिगामा एक बार ट्रिप जाने पर 60 गुना प्रॉफिट कमा सकता है तो फिर हम लोग और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में जब वास्को डिगामा पहुंचा तो उसने 60 गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया। ठीक है, अब पोर्चुगीज को ये समझ में आ गया, अब उनको लैंड रूट मिल, अब उनको सी रूट मिल गया, समुद्री रास्ता उनको मिल गया भारत पहुंचने का। तो उसके बाद वास्को डिगामा के बाद 1500 में, अगर हम बात करें 1500 की, ठीक है, तो 1500 में एक और पोर्चुगीज जो था वो भारत के अभियान के लिए गया था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारोज। ठीक है, तो पेड्रो अल्वारोज जो था वो एक और था जो कि कहाँ गया था, भारत के यात्रा पर। तो पेड्रो अल्वारोज जो था ये दूसरा पोर्चुगल का व्यक्ति था जो कि भारत गया था कैलिकट। लेकिन इस टाइम पर हुआ क्या कि जो, देखिए, इससे पहले जब तक ये पुर्तगालियों ने नया सी रूट नहीं बनाया था, इससे पहले तक इस क्षेत्र में, मतलब अगर हम बात करें ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी एशियन ईस्ट में अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में ज्यादातर जो दबदबा था वो अरब ट्रेडर्स का था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अरबों ने कैप्चर कर लिया था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। तो उसके बाद से लगातार अरब अरब जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनकी बड़ी मोनोपोली चलती थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एक नया व्यक्ति अगर व्यापार करने आ रहा है, ठीक है, और जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग है, तो जाहिर सी बात है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको। ठीक है, तो जब ये पुर्तगाल वाले आ रहे थे तो अरब ट्रेडर से इनकी वैसे भी नहीं बनती थी। ठीक है, क्योंकि अरबों ने क्या किया हुआ था, क्योंकि ये क्या थे, क्रिश्चियन थे, और वो क्या थे, मुसलमान थे। तो क्रिश्चियन और मुसलमानों की लड़ाई तो वैसे भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा चल रही थी। एक आपने देखा कुस्तुनतुनिया ईस्टर्न रोमन एम्पायर को किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने खत्म किया। तो ये जितने भी अरब ट्रेडर्स थे ऑटोमन एम्पायर वाले, उनका ट्रेड मोनोपोली चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, जैमोरीन पे दबाव बनाया। ठीक है, जैमोरीन पे दबाव बनाया कि इन पुर्तगालियों को आप अपने अंडर में मत लो।
ठीक है, इनको सामान मत बेचो। पहली बार में तो वास्को डिगामा आया तो उसने जैमोरिन से डील वील करके और वो लेके चला गया, लेकिन जब दोबारा पेड्रो एल्बरोज आया, ठीक है, तब जैमोरिन ने उसको मना कर दिया कि यहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कैलीकट से पुर्तगाली को खाली हाथ लौटना पड़ा। मतलब पहले जो वास्को डिगामा गए थे तो उनको तो क्या है सामान के साथ भेज दिया था, लेकिन अब क्या हुआ, जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने जैमोरिन पे दबाव बनाया, ठीक, कि आप इनको मदद मत करो, इनको सपोर्ट मत करो, एक। अब तो इस कारण से क्या हुआ, जब दोबारा पेड्रो एल्बरोज पहुंचा तो जैमोरिन ने उसको मदद नहीं करी और उसको कैलिकट से भगा दिया। तो वो कैलिकट से खाली हाथ वापस आया। तो जो 1500 में पेड्रो एल्बरोज गया था यहां से सामान लेने के लिए, वो क्या हो गया, बिल्कुल खाली हाथ वापस आ गया, ठीक। उसके बाद फिर पुर्तगालियों ने एक और अटेम्प्ट मारा और 1501 में एक और व्यक्ति को भेजा, ठीक है। देखिए पुर्तगालियों को समझ में आ गया था कि भारत में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो कुछ भी करके यहाँ पर अपना मार्केट बनाना चाहते थे। यहाँ पर क्या बनाना चाहते थे, अपना एक बिजनेस सेंटर, एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे। अल्टीमेटली पुर्तगालियों को ये समझ में आ गया था कि भैया यहाँ पर हमें हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए, ठीक। तो फैक्ट्री खोलनी चाहिए, ठीक। तो इसीलिए वो लगातार लोगों को भेज रहे थे ताकि वहां लोगों से बात कर सके और यहां पर एक फैक्ट्री खोली जा सके। तो पेड्रो एल्बरोज के जाने के बाद, ठीक है, अगले जो एक और व्यक्ति गए थे भारत, वो गए थे डी नोवा। डी नोवा करके एक और पोर्चुगीज थे, ठीक है, डी नोवा करके। और ये भारत आए थे 1501 में, ठीक है। लेकिन इनको भी जैमोरिन ने क्या किया था, खाली हाथ भेज दिया था, ठीक है। मतलब पुर्तगाली लाख कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह कैलिकट के जो राजा है जैमोरिन, ठीक है, उसके साथ कुछ संवाद बनाया जाए और वहीं पर एक बिजनेस खोला जाए, ठीक है, फैक्ट्री खोली जाए और फैक्ट्री से फिर अपना सामान को यहाँ ट्रांसफर किया जाए। तो अब इसके बाद ये कहानी चलती रही। अब फिर उसके बाद वापस से कौन याद आए, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा वापस से याद आए पुर्तगालियों को और उनको फिर कहा गया 1502 में कि अब आप जाइए, ठीक है। तो 1498 में वास्को डिगामा पहली बार आया था और 1502 में 1502 ईस्वी पूर्व में वास्को डिगामा फिर से भारत आया, ठीक है। और फिर से जाकर के ये कैलिकट में मिला, ठीक है। और इसका इस बार इसको ये समझा के भेजा गया कि भैया हमें वहां पर व्यापार करने के लिए फैक्ट्री खोलनी है, हमें वहां पर बिजनेस करने के लिए अपनी एक फैक्ट्री खोलनी है, तुम जाके कुछ जुगाड़ लगाओ, ठीक है। तो 1502 में वास्को डिगामा फिर से एक बार, ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था ये पुर्तगाल का वास्को डिगामा, ठीक है। तो वास्को डिगामा एक बार फिर जो है कैलिकट आया, ठीक है। लेकिन जैमोरिन जो था वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अरब ट्रेडर्स ने क्या किया था, जैमोरिन का साथ वो बने हुए थे, ठीक है। और अरब ट्रेडर्स का अभी भी कहां कब्जा था, पूरे ट्रेड पे कब्जा था, ठीक है। तो ये जो था अरब ट्रेडर्स का, तो यहां पर काफी ज्यादा क्या हुआ, कब्जा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वास्को डिगामा को ये समझ में आया कि साहब ये जैमोरिन तो नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि जैमोरिन ने फिर से मना कर दिया था कि इस बार हम आपको सामान नहीं देंगे। तो इसी टाइम पर आपको नीचे एक ये जो जगह केरल में नजर आ रही होगी, कोचीन, ठीक है, यहां पर एक अलग शासन था। देखिए कैलिकट में कौन था, कैलिकट में जैमोरिन था, ठीक है। और कोचीन में एक अलग ही रूलर काम कर रहा था और यही जो कोचीन का रूलर था, ठीक है, जो कोचीन का रूलर था, इनकी कैलिकट वालों से दुश्मनी थी। मतलब इनकी किससे दुश्मनी थी, जैमोरिन से दुश्मनी थी, ठीक। अब वास्को डिगामा देखिए, यूरोपियन शुरू से दिमाग के बहुत तेज हुआ करते थे, ठीक है। आपने देखे जिस तरीके से अंग्रेजों ने जब भी कभी एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा करके ही उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, यही काम वास्को डिगामा करेगा 1502 में। ये क्या करेगा, अब इसको समझ में आ गया कि ये कैलिकट में जैमोरिन के आगे तो दाल नहीं गलने वाली, ठीक है। तो ये कहां चला जाएगा, ये कोचीन चला जाएगा। और चूंकि कोचीन वाले कैलिकट वालों से नफरत करते थे, उनकी जैमोरिन से दुश्मनी चलती थी, तो कैलिकट वालों ने किनका सपोर्ट किया, पुर्तगालियों को सपोर्ट कर दिया। और इसी तरह 1503 में 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री खोली। तो पुर्तगालियों ने कैलिकट में ना लगा करके कहां लगाई, सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। तो आपको याद रखना है, पोर्चुगीज ने इंडिया में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचीन में। वनडे एग्जाम के लिए फैक्ट याद रखना जरूरी है, 1503 में
तो कोचीन में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई। ठीक, अब जब फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, अब जब फैक्ट्री लगा ली तो जाहिर सी बात है अब पोर्चुगीज को समझ में आ गया कि भैया अब जिसको भी पुर्तगाली भेजेंगे उसको वॉइस रॉय बना के भेजेंगे। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों में कौन आते थे, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय आते थे, जो पूरे जो बिजनेस होता था उसको क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही पोर्चुगीज ने भी अपना सबसे पहला वॉइस रॉय, ठीक है, 1505 में भेजा। देखिए 1503 में इनकी फैक्ट्री खुल गई कोचीन में। ठीक है, धीरे धीरे इनकी फैक्ट्रीज अलग अलग क्षेत्रों में खुलती गई। अब उन फैक्ट्रियों को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला वॉइस रॉय, ठीक, सबसे पहला वॉइस रॉय 1505 में बना के भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ये सबसे पहला वॉइस रॉय था पुर्तगालियों का जो भारत आया था 1505 में। इससे पहले जो भी पोर्चुगीज आ रहे थे वो एज अ सेलर आ रहे थे। ठीक है, वो सिर्फ बात करने आ रहे थे, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने आ रहे थे। ठीक, लेकिन फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो था ये पहला पुर्तगाली वॉइस रॉय था जिसको भारत भेजा गया। ठीक, तो यहां तक आपको कहानी समझ में आई। ठीक, तो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पुर्तगालियों में वास्को डिगामा आया कैलीकट में 1498 में। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया और इसको एक गुजराती गाइड ने मदद करी, अब्दुल माजिद ने। ठीक है, यहां पर जो हिंदू रूलर था कैलीकट का, जैमोरिन, उसने इसको वेलकम किया और इसको क्या किया, स्पाइसेस और हर्ब्स, मतलब कि जो अपने मसाले थे इसके अलावा जड़ी बूटियां इसको दे करके यहां से रवाना किया। वास्को डिगामा जब पोर्चुगल लौटा तो उसने वहां पर मसाले का 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया जितना उसकी कॉस्ट पूरी होल जर्नी में लगी थी। मतलब जितना उसका खर्चा हुआ था पुर्तगाल से भारत और भारत से पुर्तगाल जाने में, वो पूरा खर्चा भी मिला दिया जाए तो उसका भी 60 गुना प्रॉफिट उसने कमाया। अब जाहिर सी बात है कि पोर्चुगीज इतना प्रॉफिट देख करके समझ गए कि भारतीय गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यूरोप में। ठीक है, तो पोर्चुगीज ने फिर एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भेजा कैलीकट में। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ पेड्रो एल्वारोज। ठीक है, तो पेड्रो एल्वारोज जो दूसरा पुर्तगाली था वो गया, लेकिन इस टाइम पर अरब ट्रेडर्स जो थे वो एक्टिव हो गए और अरब ट्रेडर्स ने क्या कहा कि भाई आप, उन्होंने जैमोरिन पर दबाव बनाया कि भाई आप इनको सपोर्ट मत करिए। ठीक है, तो जैमोरिन ने पेड्रो एल्वारोज को भगा दिया। ठीक है, तो जैमोरिन इस तरीके से नहीं माना। उसके बाद फिर डी नोवा करके एक और व्यक्ति थे, वो भी गए 1501 में, लेकिन इनको भी क्या होना पड़ा, खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर वापिस से कौन गए, वास्को डिगामा। ठीक है, अब इस बार वास्को डिगामा कैलीकट पहुंचे तो जैमोरिन को समझाया, लेकिन जैमोरिन समझा नहीं। तो जैमोरिन जब नहीं समझा तो कैलीकट के पास ही एक दूसरा क्षेत्र था कोचीन। ठीक है, और कोचीन का जो राजा था उसकी जैमोरिन से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो ये कोचीन के राजा के पास पहुंच गए वास्को डिगामा और उनसे बात करके वहां पर पोर्चुगीज की सबसे पहली फैक्ट्री खुलवा दी। तो पोर्चुगीज की सबसे पहली फैक्ट्री कहां खुली, कोचीन में, याद रखिएगा। ठीक है, 1503 एडी में पोर्चुगीज ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली, कोचीन में खोली। ठीक है, ये फैक्ट्री क्या होती थी, देखिए ये फैक्ट्री कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करती थी। इनका काम होता था कि जो भी सामान वहां से लाया जाता था फैक्ट्री में भरा जाता था और फैक्ट्री के बाद फिर जहाज के थ्रू कहां भेजा जाता था, यूरोप भेजा जाता था। ऐसी ही फैक्ट्री लेकर के इंग्लैंड भी आया था। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, एक तरीके का वेयर हाउस था। सामान वहां भरते थे और फिर उससे पोर्ट में भेजा करते थे। तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली, कोचीन में। ठीक है, और इसके बाद जब कई फैक्ट्रियां खुल गई तब जरूरत पड़ी एक वॉइसरॉय की जो इसको मेंटेन कर सके। तो 1505 ने पोर्चुगीज ने अपना सबसे पहला वॉइसरॉय जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको वॉइसरॉय बना करके भारत भेजा। ठीक है, तो पोर्चुगीज का सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था, वो था वास्को डिगामा, और जो सबसे पहला वॉइसरॉय था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ठीक, अब यहां से पोर्चुगीज धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, अपना एम्पायर खड़ा करना शुरू करने लगेंगे। तो सबसे पहले वॉइसरॉय के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका शासनकाल रहा 1505 से लेकर के 1509 तक, 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। ठीक है, इन्होंने यहां पर पोर्चुगीज गवर्नर की पोस्ट इजाद करी। देखिए इन्होंने भी क्या किया, गवर्नर की पोस्ट इजाद करी। ठीक है, तो भारत में पुर्तगीज गवर्नर का पद जो है वो लाने वाले कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है, देखिए हॉर्मुज नाम का एक जगह थी अरेबियन सी में, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाल से ये कहकर भेजा गया था कि आपको किसी भी तरह अरेबियन सी पे अपना वर्चस्व बनाना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये पुर्तगालियों का मानना था और ये सभी का मानना था कि जो जिसका भी कंट्रोल इस अरेबियन सी में होगा वो भारत पे पूरी तरीके से ट्रेड पे कंट्रोल करेगा, भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र। तो अरेबियन सी पर अपना कंट्रोल होना बहुत जरूरी था। तो पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कह करके ये भेजा कि कुछ भी करके तुम अरेबियन सी में अपना प्रभुत्व स्थापित करो, ठीक। इसके लिए एल्मेडो डी एल्वरोज, ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा ने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह था कि अरेबियन सी पर अपना प्रभुत्व बनाना, ठीक है। एक तरीके से देखिए पोर्चुगीज वालों की जो नेवी थी ना वो बहुत स्ट्रांग थी, वो नेवल एवल शिप वगैरह उनकी, मतलब देखिए जमीनी लड़ाई ये इतनी नहीं लड़ पाते थे, ठीक है, लेकिन नेवल सुप्रीमेसी इनकी बहुत थी, ठीक है, समुद्री, ठीक है। तो इनका टारगेट ये था कि किसी भी तरह अरेबियन सी पर कब्जा करें। इसके पहले अरेबियन सी पर किनका कब्जा था? अरब ट्रेडर्स का, ठीक है। तो अरब ट्रेडर्स का एक जगह है यहाँ पर अरेबियन सी में, ये आपको नजर आ रहा होगा, हॉर्मुज, ठीक है, ये हॉर्मुज नाम की एक जगह है, ठीक है। तो हॉर्मुज जो था, ठीक है, ये अरब ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो जैसे ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ठीक है, ताकि समुद्र में अरेबियन सी में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, तो उसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने अरब के जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था हॉर्मुज, इस पर अटैक किया, ठीक है। तो ये आपको हॉर्मुज जो अरेबियन सी में नजर आ रहा है, ठीक है, ये अरबों का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। और इस पर कब्जा करने में सफल हो गए थे कौन? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो सफल हुए वो कैसे हुए? इस पर कब्जा करके, हॉर्मुज पे। और जैसे ही इन्होंने हॉर्मुज पर कब्जा किया, धीरे धीरे पूरे अरेबियन सी पर किसका कंट्रोल हो गया? पोर्चुगीज का कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, ठीक है, हॉर्मुज जो था इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया? ठीक है, वो किसने कब्जा कर लिया? पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इस तरीके से पूरा अरेबियन सी जो था, ठीक है, वो पूरी तरीके से किसके कब्जे में आ गया? पोर्चुगल्स के कब्जे में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्चुअली 3 लोग ऐसे थे जो इस पूरे क्षेत्र के ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे, मतलब पुर्तगालियों से पहले 3 लोग ऐसे थे जो इस पूरे क्षेत्र को क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। इसमें जो ये जो गुजरात वाला रीजन है, ठीक है, गुजरात में एक मुस्लिम शासक, ठीक है, एक मुस्लिम शासक हुआ करता था, ठीक है। तो इसका जो है गुजरात में एक मुस्लिम शासक हुआ करता था, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, नाम याद रखिएगा, महमूद बेगड़ा। ये किसका, ये कौन से उसका है? बहादुर शाह, याद करिए, हुमायूं वाला बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, ठीक है, उसी के पूर्वजों में क्या किसका नाम आता है? महमूद बेगड़ा। तो गुजरात का महमूद बेगड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो ये तुर्की था, ठीक है, तुर्की के भी साम्राज्य का, ठीक है, ठीक है, तुर्की की सेना हुआ करती थी, ठीक है, और अरब ट्रेडर्स तो थे ही, ठीक है। तो ये जो 3 लोग थे, अरब ट्रेडर्स, इजिप्ट में जो था तुर्कों का, ठीक है, जो मिस्र थी, मिस्र की सेना, अरब ट्रेडर्स मतलब तुर्क की सेना, और ये जो गुजरात का था महमूद बेगड़ा, ठीक है, इन तीनों ने मिलके अलायंस बनाया पुर्तगालियों के खिलाफ। देखिए क्योंकि ट्रेड पे फटका किसके पड़ रहा था? अरब ट्रेडर्स के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ किसको होगी?
पुर्तगालियों के आने से, और इन्होंने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो था, ठीक है, वो इन्होंने क्या है अपनाया, जिसके कारण ये समुद्री उस पर अपना कब्जा करने चाह रहे थे। और ये चीज किसको मंजूर नहीं थी भाई? आप सोचिए, कहीं पर किसी का बिजनेस पहले से एस्टेब्लिश्ड है, आप जा करके वहां जबरदस्ती गुंडाई करेंगे और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, जाहिर सी बात है वो विरोध करेगा। तो यही पोर्चुगीज की हरकत जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसका विरोध किसने किसने किया? एक तो इजिप्ट वालों ने किया, उसके अलावा अरब वर्ल्ड में जो तुर्क थे, अरब ट्रेडर्स थे वो, और तीसरा जो गुजरात का था महमूद बेगड़ा। और इन तीनों का युद्ध हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के साथ 1508 में चौल का युद्ध। ठीक है, देखिए चौल नाम एक गुजरात में एक जगह थी जिसका नाम था चौल, गुजरात में ही एक जगह थी जिसका नाम था चौल, और चौल का युद्ध हुआ पोर्चुगीज के बीच में और इन तीनों अलायंस के बीच में। गुजरात से कौन थे? महमूद बेगड़ा, इजिप्ट की सेना और तुर्क की सेना, इन तीनों मिलकर के चौल के युद्ध में इन्होंने अल्मीडा को हरा दिया था। तो 1508 में एल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का युद्ध हुआ, किसका? चौल का युद्ध। ठीक है, किसके किसके खिलाफ हुआ? अरब ट्रेडर्स, इजिप्शियन ट्रेडर्स और गुजरात के महमूद बेगड़ा के साथ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? चौल के युद्ध में इनको क्या किया गया? परास्त किया गया पोर्चुगीज को 1508 में। हालांकि एक साल बाद ही, ठीक है, एक साल बाद ही पुर्तगालियों ने वापस से युद्ध जीत लिया था। ठीक है, मतलब एक साल बाद। देखिए चौल का युद्ध 2 बार हुआ, ठीक है, चौल का युद्ध क्या हुआ? 2 बार हुआ। ठीक है, और दूसरे बार में पुर्तगालियों ने किनको हरा दिया? इन तीनों आर्मी को हरा दिया। मतलब कि 2 बार युद्ध हुआ चौल का, एक बार 1508 में और दूसरा 1509 में, एक साल बाद। अब इस बार क्या हुआ? पोर्चुगीज क्या हो गए? भारी पड़ गए इन तीनों पर, और इन तीनों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और इन तीनों के 1509 में परास्त होने के बाद पोर्चुगीज का पूरी तरीके से अरेबियन सी पर कब्जा हो गया। ठीक है, क्योंकि यही तीन मेन थे जो विरोध कर रहे थे, ठीक है, और यही तीन पावरफुल भी थे। ठीक है, तो इनको क्या किया? 1509 में चौल ही क्षेत्र में दूसरा युद्ध हुआ, और उसमें क्या किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इनको परास्त कर दिया। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा समझ में आए, सबसे पहले पोर्चुगीज गवर्नर थे। ठीक, सबसे पहले पोर्चुगीज गवर्नर थे, इन्होंने पोर्चुगीज गवर्नर की पोस्ट बनाई। ठीक है, और डी एल्मेडा के टाइम पे ही पोर्चुगीज ने है मुस्लिम पावर्स को, ठीक है, हॉर्मूज नाम की जगह थी 1508 में, उस पर कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कुछ भी करके अरेबियन सी पर कब्जा करना। ठीक है, तो अरेबियन सी पर सुप्रीमेसी बनाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और इस ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रोटेस्ट किसने किया? मुस्लिम नेवल फ्लीट ने, जो महमूद बेगड़ा था गुजरात का, इसके अलावा इजिप्शियन आर्मी और तुर्किश आर्मी, इन तीनों ने मिल करके एल्मीडा को सबसे पहले तो चौल के युद्ध में हरा दिया, लेकिन बाद में फिर 1509 में एक बार और युद्ध हुआ, और इस बार एल्मीडा ने किसको हरा दिया? इन तीनों को हरा दिया। और इस तरीके से पुर्तगालियों का पूरी तरीके से अरेबियन सी पर कंट्रोल हो गया। क्लियर हुआ ये? ठीक, ये पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ठीक, इसके बाद जो अगले गवर्नर आते हैं वो आते हैं अल्फोंसो डी एल्बरक्यूकी। ये 1509 से लेकर के 1515 तक थे। ठीक है, तो ये जो दूसरे पोर्चुगीज गवर्नर थे वो थे अल्फोंसो डी एल्बरक्यूकी। ठीक है, इनको एक तरीके से कहा जाए तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, रियल फाउंडर। मतलब पोर्चुगीज जो पावरफुल बने, वो जो अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की थे, इनके कार्यकाल में बने। क्योंकि इनके कार्यकाल में देखिए अरेबियन सी पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया पुर्तगालियों का, और मैंने आपको बताया था कि नेवल सुप्रीमेसी इनकी बहुत ज्यादा थी, नेवल तौर पर इनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। तो अरेबियन सी में उस टाइम पर जिसका भी सामान आता था, ठीक है, देखिए अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो, ठीक है, इनको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है, रियल फाउंडर, क्योंकि इनके समय पर, ठीक है, पुर्तगालियों ने मैक्सिमम दक्षिण भारत के क्षेत्र को क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, तो मैक्सिमम जो दक्षिण भारत के मैक्सिमम जो क्षेत्र थे, ठीक है, उस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया गया था। इसीलिए इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि अब अरेबियन सी वाला पार्ट जो था ना, वो अब पोर्तुगीज के कंट्रोल में था।
तो पोर्चुगीज को वहां से बहुत फायदा हो रहा था अरेबियन सी से। मैं अभी आपको बताऊंगा, इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था, कार्ट्रिज सिस्टम, ठीक है, तो मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक, तो इसी कारण से क्या हुआ कि अल्फांसो डी एल्बुकर्क, ठीक है, इनको क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, पुर्तगालियों को धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे जैसे पुर्तगाली धीरे धीरे बढ़ते गए, तो इसी टाइम पर आप याद करिए, साउथ में एक एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर। साउथ में एक एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, दो एम्पायर हुआ करते थे, एक तो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, और एक कौन हुआ करता था, बहमनी एम्पायर। विजयनगर एम्पायर हुआ करता था और दूसरा कौन सा हुआ करता था, बहमनी एम्पायर। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर में एक उस टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे, कृष्णदेव राय। ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कृष्णदेव राय, जिनके बारे में इवन बाबर नामा में भी जो है बाबर ने लिखा था कृष्णदेव राय के बारे में, और इसको भारत का सबसे सर्वशक्तिमान रूलर बताया था अपने किताब में। ठीक, तो विजयनगर एम्पायर में उस टाइम पर कृष्णदेव राय जो है वो रूल किया करते थे। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर की बहमनी एम्पायर जो थे, बहमनी एम्पायर चूंकि मुस्लिम एम्पायर था, ठीक, तो इनसे लगातार दुश्मनी चलती थी। इनसे क्या चलती थी, दुश्मनी चलती थी, बहमनी एम्पायर की और विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, क्या चलती थी, दुश्मनी चलती थी। ठीक है, अब चूंकि जैमुरीन के साथ इनकी शत्रुता चलती थी, ठीक है भाई, कालीकट का जो राजा था जैमुरीन, ठीक है, इसके इनकी स्थाई जो थी राइवलरी थी। ठीक, अब कैलीकट के पास ही कोचीन था, ठीक है, कोचीन जहां पर इनकी पहली फैक्ट्री थी और जिसको इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था, तो इनका आए दिन कुछ ना कुछ क्या होता था, टकराव होता रहता था। ठीक है, तो अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने ये सोचा कि भाई हमें कोई नया नवीन क्षेत्र ढूंढना चाहिए जहां हम उसको अपना हेडक्वार्टर बना सके, उसको क्या बना सके, हम अपना हेडक्वार्टर बना सके। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पर जो विजयनगर एम्पायर था ना, उनकी पुर्तगालियों के साथ बड़ी अच्छी मित्रता थी। देखिए, पोर्चुगीज के सबसे अच्छे मित्र तो थे, वो थे विजयनगर एम्पायर। आप देखेंगे पुर्तगीज के पतन में भी विजयनगर एम्पायर के पतन के कारण पुर्तगालियों का पतन हुआ, ये भी रीजन है, क्योंकि पुर्तगालियों का एक बहुत ही स्ट्रांग बेस हुआ करता था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर वाले क्या करते थे, पुर्तगालियों को सपोर्ट करते थे। अब उनके पुर्तगालियों को सपोर्ट करने के पीछे का कारण क्या था, देखिए, विजयनगर एम्पायर की बहमनी किंगडम के साथ लड़ाई चलती थी, और बहमनी किंगडम कौन थे, मुसलमान थे। अब मैंने आपको बताया था अरब ट्रेडर्स के बारे में, अरब हो या इजिप्शियन ट्रेडर्स हो या गुजरात के ट्रेडर्स हो, ये भी कौन हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करते थे। ठीक, तो वो क्या करते थे, अनडाउटेडली बहमनी एम्पायर को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जो जितने भी उस टाइम पर ट्रेडिंग जिनके भी अधिकार क्षेत्र में आता था, वो किनको सपोर्ट करते थे, बहमनी एम्पायर वालों को। अब विजयनगर एम्पायर वालों को एक काउंटर चाहिए था, जो उनको काउंटर कर सके, किनको, ये जो मुस्लिम नेवल फ्लीट थे, चाहे गुजरात के हो, चाहे इजिप्शियन हो, चाहे तुर्किश हो, ये सब मुसलमान थे। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर ने किनके साथ संधि करी, पुर्तगालियों के साथ, क्योंकि पुर्तगालियों के अंदर इनकी नेवल सुप्रीमेसी बहुत थी, इनके पास वॉरशिप्स बहुत अच्छी थी पोर्चुगीज के पास। ठीक है, तो इसी कारण से कृष्णदेव राय ने क्या करी, इनके साथ दोस्ती करी, और पुर्तगालियों ने फिर जब भगाया उनको वहां से, तो बहमनी एम्पायर की एक तरीके से क्या टूट गई, कमर टूट गई। ठीक, तो इस कारण से भी क्या हुआ, अब जब पोर्चुगीज अल्फ्रेंस्को डी एल्बुकर्क विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के पास पहुंचे, तो उन्होंने कृष्णदेव राय से कहा कि भाई हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह दीजिए जहां हम अपना सेंटर बना सके, क्योंकि जैमुरीन हमको परेशान करता है। तो कृष्णदेव राय ने उनको सलाह दी कि आप हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, बहमनी किंगडम जो है, बहमनी एम्पायर, उनकी एक जगह है जहां पर एक बीजापुर शासक हुआ करता था, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, एक बीजापुर एक जगह हुआ करती थी, यहां पर इनका एक शासक हुआ करता था, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का था, इसी के अंडर में आता था गोवा, आज का अपना जो गोवा है। ठीक है, तो गोवा जो था वो यूसुफ आदिल शाह के अंडर में आता था, और कृष्णदेव राय ने उनको सलाह दी पोर्चुगीज को कि आप यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करो और गोवा क्षेत्र को अपना सेंटर बना लो।
ठीक है। तो इस कारण से एल्फ्रेंस्को डी एल्बरक्यूकी के समय पर 1510 में 1510 में पोर्चुगीज ने कहा आक्रमण किया, बीजापुर पर आक्रमण किया और गोवा को जीत लिया। और तब से 1510 से लेकर के और 1961 तक गोवा पे किसका प्रभुत्व बना रहा? पुर्तगालियों का। सबसे आखिरी जो क्षेत्र है जिसको आजादी दिलाई गई भारत से, वो 1961 में गोवा का क्षेत्र है। किसके? पोर्चुगीज के हाथों से। तो आप समझ सकते हैं कि 1510 में जब से गोवा उनके कब्जे में आया, उसके बाद से 1961 तक गोवा उन्हीं के कब्जे में रहा। ठीक है। तो पुर्तगालियों में जो 1510 में उन्होंने यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का था, जिसके क्षेत्र में कौन आता था? गोवा, उसको हरा करके गोवा उनसे हासिल किया। ठीक। तो समझ में आया आपको एल्फ्रेंस्को डी एल्बरक्यूकी के बारे में। तो इसको रियल फाउंडर माना जाता है पोर्चुगीज पावर का इंडिया में। इसने कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन चूंकि जैमुरीन के साथ इनकी लड़ाई चलती थी, तो कैलिकट वाला, तो एल्बरक्यूकी एक नई सेफ जगह देख रहा था। तो 1510 में इसने कृष्णदेव राय, जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, उनकी मदद से गोवा किससे छीन लिया? बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से। और 1510 के बाद से जो गोवा इनके कब्जे में आया, ठीक है, तो उसके बाद फिर 1961 तक गोवा किसके कब्जे में रहा? पुर्तगालियों के कब्जे में। समझ में आया आपको? ठीक। तो आपको याद रखना है 1510 में गोवा जो है वो पोर्चुगीज के हाथ से निकल गया। ठीक। अब देखिए इनके टाइम पर, अब चूंकि इनका एम्पायर धीरे धीरे, पुर्तगालियों का एम्पायर धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा था, तो वहां के जो राजा थे पुर्तगाल के, उन्होंने एल्फ्रेंस्को डी एल्बरक्यूकी को ये कहा कि आप वहीं पर अपने जितने भी पुर्तगाल के लोग हैं उनसे कहिए कि वहीं पर भारत की महिलाओं से शादी करें, और वहीं पर वो जो पोर्चुगीज हैं उनके जो जनसंख्या है उसको बढ़ाएं। ठीक है। मतलब यहां से जाने की बजाय इन्होंने कहा कि आप वहीं पर जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं उनके साथ शादी करें। ठीक है। और उनके साथ शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो पोर्चुगीज का जो वंश था उसको आगे बढ़ाने की बात भी किसके टाइम पर हुई? इन्हीं के टाइम पर, ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो सके भारत में। ठीक है। तो भारत की जो महिलाएं थी, ठीक है, उनसे कहा गया कि भाई आप इनसे शादी करिए, ठीक है, भारतीय स्त्रियों से, और इनको क्या करिए? भारत में ही पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करवाइए। ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पर ये जो फरमान आया वो ऐसा आया कि एल फ्रांसिस्को डी एल्बरक्यूकी ने एनकरेज किया पोर्चुगीज को टू मैरी इंडियन वुमेन सो दैट द नंबर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया वुड इंक्रीज, ताकि जो पुर्तगाली हैं भारत में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। क्लियर हुआ ये? ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक। तो ये थे एल्फ्रेंस्को डी एल्बरक्यूकी। अब इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट इतना था नहीं। अगले जो वाइसरॉय थे वो थे नीनो डी कुन्हा। ठीक है। नीनो डी कुन्हा के बारे में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहली बात तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, ठीक है, उसको कोची से कहां शिफ्ट किया? गोवा शिफ्ट किया। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में आपको ये याद रखना है, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा विच रिमेन्ड द फॉर्मल कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया अंटिल 1961। देखिए 1529 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कोचीन से किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है। और इसी ने क्या किया, और इसके टाइम से जब पहली बार कैपिटल शिफ्ट की गई, उसके बाद से लगातार गोवा की कैपिटल, गोवा उनकी क्या रही? कैपिटल्स रही भारत में 1961 तक। सोचिए 1947 में हमको आजादी मिल गई थी, उसके बाद भी गोवा पर किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का। ठीक है। गोवा को हमने कब आजाद कराया? 1961 में। ठीक है। और गोवा को कैपिटल किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, उसकी हत्या इसी ने की थी। देखिए गुजरात का ये शासक आप याद करिए, हुमायूं। हुमायूं का इससे बहुत झगड़ा हुआ था बहादुर शाह से। बहादुर शाह ने एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो वो थे अपने, ठीक है, दूसरी तरफ से जो वो थे, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, मैं बताऊंगा। ठीक है। तो बहादुर शाह ने हुमायूं के टाइम पर, ठीक है, बहुत ज्यादा, पर शेर शाह सूरी वेस्ट में कौन थे? ईस्ट में शेर शाह सूरी थे और वेस्ट में कौन थे? बहादुर शाह। तो गुजरात के जो शासक थे उनकी हत्या किसने करी थी? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। और इन्हीं के समय पर अगर हम बात करें
तो पोर्चुगीज बेसिकली अपना जो मैरीटाइम एम्पायर था इनका, समुद्री जो पूरा इनकी समुद्री जो साम्राज्य था, इसको एस्टेडो द इंडिया कहा करते थे। ठीक है, तो पोर्चुगीज पुर्तगाली जो थे अपने समुद्री साम्राज्य को क्या बोला करते थे, एस्तादो ए द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। ठीक, तो ये बोला करते थे। ठीक, तो ये इनके प्रमुख वॉइसरॉयज थे। ठीक है, अब इनकी हमें एक व्यवस्था पढ़नी है जो इन्होंने अरेबियन सी पर जब कब्जा किया। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर एक सिस्टम चलाया जिसको कहा गया कार्टेज सिस्टम। देखिए, कार्टेज सिस्टम या इसी को आर्माडा या कॉन्वॉय सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी शिप, चाहे वो किसी का भी सामान हो, इवन मुगल एम्परर अकबर तक का सामान जब आया करता था ना अरेबियन सी में, ठीक है, तो अरेबियन सी में क्या इन्होंने एक नियम बना दिया था कि जिसका भी सामान जाएगा अरेबियन सी से, चाहे वो किसी का भी सामान जाए, किसी का भी सामान जाए या सामान आए, अगर वो वहां से अरेबियन सी से निकलेगा तो उनको एक कार्टेज बनवाना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने यह सिस्टम लागू कर दिया कि उनको एक पत्र बनवाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक अ परमिशन लेटर। कार्टेज क्या था, एक परमिशन लेटर था जिसके कारण पुर्तगाली फोर्सेस जो हैं वो परमिशन आपको दे रही हैं कि आप अपना सामान अरेबियन सी से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अरेबियन सी पर किनका कब्जा हो गया था, पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। ठीक, और इनकी जो नेवी थी वो काफी सुप्रीम थी। देखिए, पैदल युद्ध में ये हारे हैं, जो आमने सामने की लड़ाई हुई है उसमें हारे हैं। नेवल सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें तो पोर्चुगीज नेवल बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपनी गुंडई चलाना शुरू किया कि साहब किसी का भी सामान अरेबियन सी से जाएगा या सामान आएगा, उसके लिए आपको कार्टेज लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, आप परमिशन लेंगे तो आपको पुर्तगालियों को पैसा देना होगा। ठीक, अब जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना सामान या बिजनेस कर रहा है और उसका सामान अगर अरेबियन सी से आया, ठीक, अरेबियन सी होते हुए, और अगर उसने कार्टेज नहीं लिया है, ठीक, तो पोर्चुगीज की शिप उस जहाज को घेर लेती थी और उसका जितना भी सामान होता था उसको इलीगल बता करके कब्जा कर लेती थी और उसमें जितने भी लोग हुआ करते थे उन सबको मार दिया जाता था। ठीक, तो पोर्चुगीज की एक तरीके से क्या चलती थी, गुंडई चलती थी कि भैया उस क्षेत्र से जो भी जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज थी कि जिसने कार्टेज ले लिया, ठीक है, तो फिर उसको प्रोटेक्शन देने का काम भी पोर्चुगीज किया करते थे। मतलब जैसे अगर मैंने बिजनेस कर रहा हूं, मेरा जहाज अगर जा रहा है और मैंने पुर्तगालियों से कार्टेज लिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे जहाज को सेफली अरेबियन सी पार कौन कराएंगे, पोर्चुगीज खुद कराएंगे। ठीक है, तो पोर्चुगीज की शिप कवर करती थी और उनको आसानी से पार कराती थी ताकि कोई समुद्री लुटेरा उसको लूट ना सके, क्योंकि मैंने कार्टेज बना के रखा था। तो जो इनका कार्टेज सिस्टम ऐसा था, एक तरीके से परमिशन लेटर। ठीक है, कि अरेबियन सी से सामान अगर जाना है या सामान आना है, किसकी परमिशन लगेगी, पुर्तगालियों की परमिशन लगेगी। तो इनका जो कार्टेज सिस्टम था, कार्टेज सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक तरीके से पासपोर्ट हुआ करता था। पासपोर्ट, जैसे आज अगर हम बात करें पासपोर्ट क्या होता है, विदेश से अगर कोई आएगा तो उसके लिए पासपोर्ट जरूरी है, या हम विदेश जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। एक इंडियन ट्रेडर्स ऑब्टेन फ्रॉम द पोर्चुगीज ओनली देन दे कुड टेक देयर शिप टू सी, अदरवाइज देयर शिप वुड बी प्लंडर्ड। मतलब कि वो अपनी नाव लेकर के अरेबियन सी में तभी उतर सकते थे जब उनके पास ये पासपोर्ट हो, कार्टेज हो। ठीक है, और ये कार्टेज उनको कौन देते थे, पुर्तगाली दिया करते थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो अनदर मेथड ऑफ मैरीटाइम ट्रेड कंट्रोल वाज द कॉन्वॉय सिस्टम इन विच द मर्चेंट्स वेयर प्रोटेक्टेड बाय द पोर्चुगीज नेवल कॉन्वॉय। मैंने आपको बताया मैरीटाइम ट्रेड कंट्रोल कैसे किया करते थे, जिन्होंने कार्टेज ले लिया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करते थे, पोर्चुगीज करते थे। जैसे मैंने कार्टर ले लिया, ठीक है, तो मेरा जहाज अगर अरेबियन सी से जा रहा है तो अरेबियन सी उसको पार कौन कराएंगे, पुर्तगाली कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो गई, अरेबियन सी पर इनकी प्रभुत्व जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक, प्रभुत्व जो हो गया वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, अब देखिए जब ब्रिटिशर्स यहां आए 1599 में, जब ब्रिटिशर्स यहां आए
1599 में कौन आया था? ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के, अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। तब उनको भी ये चीज समझ में आ गई कि भैया अगर यहां पर अपने ट्रेड को स्थिर करना है या हमें व्यापार अच्छे से करना है तो सबसे पहले इन पोर्चुगीज को खत्म करना होगा, क्योंकि पोर्चुगीज जो हो गए थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? हावी हो गए थे पूरे अरेबियन सी में। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि भैया कुछ भी करके इन पुर्तगालियों को खत्म करना है। ठीक है, ताकि इनका जो एकाधिकार है पुर्तगालियों का अरेबियन सी में, भाई देखिए ब्रिटिशर्स क्या हो रहे थे? बिजनेस करने आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जाहिर सी बात है उनका सामान भी इसी एरिया से निकलेगा। अब जब इस एरिया से निकलेगा तो अरेबियन सी में पुर्तगालियों की शिप खड़ी हो जाएंगी, भाई कार्टेज दो, पैसा दो, दुनिया भर की चीजें दो। ठीक, अब चूंकि अंग्रेज भी क्या थे? ब्रिटिशर्स भी नेवल में काफी ज्यादा सुप्रीम थे, तो अंततः पोर्चुगीज को टक्कर कौन दे सकते थे? अंग्रेज ही दे सकते थे, ब्रिटिशर्स ही दे सकते थे, क्योंकि उनके पास नेवल पावर थी। देखिए आप सोचिए कि मुगल जो कि इतने स्ट्रांग थे वो तक पोर्चुगीज को टक्कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास नेवी नहीं थी अच्छी। अब सोचिए उनके सामान पर कार्टेज लेने की हिम्मत कर पाते थे पोर्चुगीज। ठीक, तो इसी कारण से फिर ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भैया पोर्चुगीज को खत्म करना है, तो इसी कारण से ब्रिटिशर्स और इनके बीच में 1612 में स्वाली होल की युद्ध होता है, और जिसमें पोर्चुगीज को पूरी तरीके से क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। और इनकी जितनी ये मोनोपोली चल रही थी ना अरेबियन सी में, ये जो गुंडई कर रहे थे, इन सारी गुंडइयों को खत्म कर देते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो 1612 में स्वाली होल की युद्ध का हुआ था 1612 में। हम आगे जब ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स किस तरीके से आए तब हम उसमें देखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से पुर्तगाली जो थे वो जैसे जैसे उठे धीरे धीरे क्या होने लगे? नीचे गिरने लगे। ये और इसके बाद तो अंग्रेजों का जब डोमिनेंस बढ़ा, ठीक है, तो पुर्तगाली धीरे 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 खत्म हो गए, और इवन लास्ट तक तो इनको कन्फाइंड कर दिया गया सिर्फ गोवा तक। गोवा तक सीमित थे पूरे देश में, गोवा से बाहर निकलने की हैसियत नहीं थी इनकी। ठीक है, तो पोर्चुगीज जो हो गए, जो जिस तरीके से उनका उदय हुआ, मतलब जिस शक्ति के साथ उनका विस्तार हुआ, उसी तेजी के साथ उनका पतन भी हो गया। ठीक है, तो पोर्चुगल्स जो थे वो जिस तेजी से बढ़े उसी तेजी से क्या कर गए? नीचे भी गिर गए। क्लियर? तो अब हम कारण पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगालियों की असफलता का कारण क्या था। भाई पुर्तगाली 1498 में आए, ठीक है, सिर्फ 100 साल वो अपना डोमिनेंस दिखा पाए और 1612 में उनको हरा दिया गया। इसके पीछे के कारण क्या थे? भाई ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर अगर खत्म हुआ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, हर एम्पायर के साथ होता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों की असफलता या उनके पतन के कारण क्या थे? तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड विच द पोर्चुगीज हैव बीन डिफीटेड इन इंडिया? ठीक है, तो अब हम एक एक करके वो रीजंस पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर और डाउनफॉल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया? ठीक है, तो पोर्चुगीज भारत में किस तरीके से असफल हुए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज पावर जो थी वो बहुत तेजी से एक्सपांड हुई, और जितनी ही तेजी से तीव्र गति से ये बढ़ी उतनी ही तीव्र गति से क्या हुई? ये डिक्लाइन भी हो गई। मतलब पुर्तगाली जो थे वो बहुत तीव्रता से बढ़े और बहुत तीव्रता से क्या हो गए? गिर भी गए। ठीक है, अब इसके कई सारे रीजंस थे जिनके कारण पोर्चुगीज जो हैं वो हारे। ठीक है, अब वो रीजंस क्या क्या थे, मेन रीजंस क्या क्या थे जिसके कारण ये हारे, पुर्तगाली हार गए? ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला रीजन था वो था पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया, स्पेन अथॉरिटी ओवर पोर्चुगल। देखिए 1580 में, ठीक है, जो किंग फिलिप सेकंड थे स्पेन के, इन्होंने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। देखिए अब जब आपका जो एक्चुअल देश है जब उसी पर कब्जा हो गया तो जाहिर सी बात है आपकी कॉलोनी कहां तक टिक पाएगी? तो किंग फिलिप टू ने स्पेन के पुर्तगाल पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब जो स्पेन के रूलर थे उन्होंने पोर्चुगीज सेटलमेंट को इंडिया में प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब स्पेन के जो शासक थे उन्होंने भारत में स्थित जो पुर्तगाली सेटलमेंट्स थे उनको ठीक ढंग से नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ? हर जगह केओस और एनार्की फैल गई। देखिए जब भी कभी राजा का पतन होता है ना तो हमेशा एनार्की फैलती है। ठीक है, क्योंकि सब क्या होता है? तितर बितर होने लगता है, तो चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता फैल गई।
ठीक है, दे कुड नॉट गेट द हेल्प ऑफ देयर किंग एज पर रिक्वायरमेंट, एज अ रिजल्ट द कमर्शियल एंड मिलिट्री पावर ऑफ द पोर्चुगीज केप्ट ऑन वीकनिंग डे बाय डे। देखिए, अब चूंकि स्पेन का कब्जा हो गया पुर्तगाल पर, अब जाहिर सी बात है कि स्पेन का राजा जो है वो पुर्तगाल के जो कॉलोनी है उनके लोगों की मदद तो करेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा, पोर्चुगीज सेटलमेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, ऊपर से अव्यवस्था और ऊपर से क्या कहें अराजकता फैल गई। अब जिसके कारण हुआ क्या कि यहां पर जब एनार्की फैली तो उसको कंट्रोल करने के लिए राजा से जो हेल्प चाहिए थी वो उसने प्रोवाइड नहीं करी, तो जिसके कारण पोर्चुगीज की जो व्यापारिक और सैनिक ताकत थी, कॉमर्शियल और जो मिलिट्री पावर थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। तो पोर्चुगीज का जो पतन था भारत में, उसका एक बहुत बड़ा कारण था स्पेन का पोर्चुगीज पर कब्जा कर लेना। स्पेन जो राजा था उसने क्या कर लिया था, पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक, तो ये तो पहला रीजन था। ठीक, इसके बाद जो दूसरा रीजन था, मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों का सबसे अच्छा दोस्त कौन था, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से पुर्तगालियों को बहुत ताकत मिलती थी। आप देखिए 1510 में गोवा को किसने जीता था, पुर्तगालियों ने, किसकी मदद से, विजयनगर एम्पायर की मदद से जीता था। तो विजयनगर एम्पायर अब धीरे धीरे क्या होने लगा, डिस्ट्रॉय हुआ। हमने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के कारण भी देखे थे, किस कारण से वो डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तो विजयनगर क्या होता था, ये बहुत सारी ट्रेडिंग फैसिलिटीज पोर्चुगीज को दिया करते थे। ठीक है, मतलब कि व्यापारिक सुविधाएं जो है, व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कौन किया करते थे, विजयनगर के हिंदू शासक। ठीक है, और विजयनगर जो था वो एक मेजर सेंटर हुआ करता था पोर्चुगीज के ट्रेड का, मतलब पुर्तगालियों का जो व्यापार था उसका प्रमुख केंद्र कौन हुआ करता था, विजयनगर। अब जैसे ही विजयनगर गिरा, ठीक है, विजयनगर स्टेट जो है वो गिरा, तो इनका व्यापार भी क्या हो गया, नेस्ट हो गया। ठीक है, और जो नया रूलर आया विजयनगर पे, उसने पुर्तगालियों की कोई मदद नहीं करी। ठीक है, मतलब विजयनगर एम्पायर जैसे खत्म हुआ, ठीक है, तो फिर जो अगले राजा बने उन्होंने पुर्तगालियों की कोई मदद नहीं करी। तो विजयनगर एम्पायर डूबा, उसके साथ साथ पुर्तगाली भी डूब गए भारत में। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि जो विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण पोर्चुगीज क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। क्लियर, तो ये दूसरा कारण था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोर्चुगल ने एक नया देश खोज लिया था, ब्राजील। आज का जो ब्राजील है, इस पर किसका कब्जा था, पोर्चुगल का। तो पोर्चुगल ने क्या किया, एक नया देश खोज लिया, ब्राजील। ठीक है, जिसके कारण उसका जो अटेंशन था वो ब्राजील की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे इसने ब्राजील पर क्या की लिया, सांप्रदायिक शक्ति के बल पर ही टिका था, सॉरी, नई देश की खोज कर ली। अब इसके कारण हुआ क्या कि ब्राजील की तरफ उसका पूरा ध्यान चला गया। ठीक है, और उसकी जितनी भी गतिविधियां थी, ट्रोनिलियल एक्टिविटीज थी, वो ब्राजील की तरफ बढ़ गई। ठीक है, तो उनका जो अटेंशन ब्राजील की तरफ बढ़ा, जिसके कारण क्या हो गया, भारत में उनका एम्पायर कमजोर पड़ गया। देखिए पुर्तगालियों ने उस टाइम पर ब्राजील एक नए देश को खोज लिया था। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉलोनियल एक्टिविटीज वहां बढ़ानी शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है, आप एक एंड पर अगर ध्यान देंगे और दूसरे एंड को निग्लेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से आप कमजोर पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अटेंशन बहुत जरूरी होता है। देखिए अंग्रेजों का एक बहुत अच्छा जो मैनेजमेंट था वो ये था, अंग्रेज अपने जितनी भी कॉलोनीज थी, ठीक है, उनकी अटेंशन और कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करते थे। इसी कारण से ब्रिटिश एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर पूरे वर्ल्ड में बन पाया। ऐसा नहीं था कि पोर्चुगीज, स्पेन वाले या फ्रांसीसी इनमें दम नहीं था, इनमें भी बहुत दम था, लेकिन जितना बड़ा एम्पायर ब्रिटिशर्स का था उतना किसी का नहीं हुआ। कारण क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर अटेंशन दिया करते थे। तो ब्राजील ने जब नई कंट्री डेवलप करी, ब्राजील को, सॉरी पुर्तगाल ने, तो पुर्तगालियों का जो शिफ्ट हो गया अटेंशन वो उधर हो गया, जिसके कारण भारत की तरफ उनका अटेंशन क्या हो गया, कम हो गया। ये भी एक कारण था। चौथा कारण अगर हम बात करें तो यूरोपियन राइवल्स तो थे ही भाई, अंग्रेज आ गए थे भाई पुर्तगाली किसके दम पर कर रहे थे, अपने नेवल सुपीरियरिटी के दम पर। तो धीरे धीरे क्या होने लगे, डच आने लगे, इंग्लिश आ गए, फ्रेंच आ गए। अब इनके पास भी नेवी थी। ठीक है, अब नेवल पावर इनकी ज्यादा हावी हो गई, तो पुर्तगालियों के डूबने में इन यूरोपियन राइवल्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। अंग्रेज तो कम, डच वालों ने पुर्तगालियों को ज्यादा मारा, पुर्तगालियों को बहुत मारा डच वालों ने। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, जब डच के अराइवल देखेंगे तो डच हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए,
इनकी मैरिटियम पावर जो थी, समुद्री ताकत जो थी, वो पोर्चुगीज के एवज में भारी पड़ गई। अभी तक तो क्या था, कोई यूरोपियन आया नहीं था, तो पुर्तगाली अपना यहाँ मौज कर रहे थे, क्योंकि इनके पास नेवल पावर थी। अब जब दूसरे नेवल पावर वाले आ गए तो उन्होंने क्या किया, इनको निपटा दिया। ठीक, तो पुर्तगालियों का बहुत बड़ा कारण पतन का ये भी था कि जो यूरोपियन राइवल्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, इनको हराने लगे। ठीक, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुआ करती थी पोर्चुगीज की, रिलीजियस पॉलिसी। देखिए, पुर्तगाली जब यहाँ पर आए ना, ठीक है, ये लोग क्रिश्चियनिटी के एक तरीके से कहा जाए तो कैथोलिक क्रिश्चियन हुआ करते थे। और कैथोलिक क्रिश्चियन जो हुआ करते थे ना, ये बहुत ज्यादा रिजिड हुआ करते थे अपने रिलीजन को लेकर के। ठीक है, जैसे आप देखें इस्लाम धर्म की नीति थी। इस्लाम धर्म की नीति क्या हुआ करती थी कि जो है वो हम ही हैं, जो है वो हम हैं, बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब गलत है। तो वो क्या करते थे, वो फोर्स कन्वर्जन करते थे। मुसलमान जो थे, इस्लाम धर्म, वो फोर्स कन्वर्जन करता था दूसरे धर्मों का। ठीक, आप देखे होंगे जिस तरीके से महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान थे, तो इन्होंने क्या किया था। ठीक, तो ये क्या थे, बहुत ही कट्टर हुआ करते थे, रिजिड हुआ करते थे। तो ऐसे ही जो पोर्चुगीज वाले थे, ठीक है, इनका जो था वो हिंदुस्तानी के जो लोग थे उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। मतलब कि इन्होंने बड़े जबरदस्ती, पोर्चुगीज क्या कर रहे थे, फोर्सफुल तरीके से क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को वो करवा रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे कि क्रिश्चियन धर्म आप कबूल करिए। ठीक, मतलब कि इतना ज्यादा इनका वो फैल गया था कि ये एक तरफ तलवार रख देते थे और दूसरी तरफ बोलते थे कि हमारा धर्म कबूल करिए वरना हम तलवार से आपको काट देंगे। तो इनका इस तरीके के रवैये के कारण पोर्चुगीज जो थे वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर थे भारत में। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत हद तक जबरदस्ती, कोई बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी थी। आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों का कुछ हद तक इन यूरोपियन से बहुत बेटर थे अंग्रेज, और इसी कारण से अंग्रेज लंबे समय तक टिक पाए। वो बड़े डिप्लोमेटिक थे, हम देखेंगे आगे अंग्रेजों के बारे में। तो क्रिश्चियनिटी को जिस तरीके से ये फैलाना चाहते थे, जिसके कारण लोगों में इनके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धर्म जो होता है ना, वो लोगों का सबसे बड़ा सेंटिमेंटल वो होता है। और जब भी कभी आप धर्म पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके टाइम के बाद लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो इसके कारण से पुर्तगाली जब संकट में आए तो लोकल लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया और इनको लोकल लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा बहुत ज्यादा। तो इसी कारण से पुर्तगालियों का क्या हो गया, पतन हुआ। ठीक है, तो पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीति थी वो भी बिल्कुल असहिष्णु थी। क्रिश्चियनिटी जबरदस्ती कबूल करवा रहे थे, जो लोकल लोगों को क्या कर रहा था, नाराज कर रहा था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस टाइम पर मुगल और मराठा ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, तो जब पोर्चुगीज भारत आए, ठीक है, तो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी। लेकिन अगर हम बात करें मुगल्स की, तो नॉर्थ इंडिया में उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था। ठीक है, देखिए पुर्तगाली जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेवी के दम पर टिके थे, बाकी मैदानी युद्ध में पोर्चुगीज कुछ नहीं थे। और मुगल्स उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। इवन जहांगीर और शाहजहां जैसे लोगों ने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी पोर्चुगीज के खिलाफ। ठीक है, इवन शाहजहां ने तो हुगली नामक जगह जो इनका पोर्चुगीज का था बंगाल में, उस तक को खींच लिया था। और साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में मराठा इस टाइम पर बहुत ज्यादा उग्र थे। इवन सालसेट और बसीन वाला क्षेत्र मराठाओं ने किनसे छीना था, पोर्चुगीज से छीना था। तो मुगल और मराठा भी क्या हुए, स्ट्रॉन्ग एनिमी रहे किसके, पुर्तगालियों के। ठीक है, तो ये 6 कारण थे जिनके कारण पुर्तगालियों का पतन भारत में हुआ। सबसे पहला कारण क्या था, पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया। ठीक है, 1580 में। इसके बाद विजयनगर एम्पायर जो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट स्टाफ था वो खत्म हुआ। इसके बाद फिर इन्होंने नई कॉलोनी खोज ली ब्राजील, उस पर ध्यान ज्यादा देने लगे। चौथा कारण था यूरोपियन राइवल्स, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इनके पास भी नेवी अच्छी थी,
जब ये आए तो इन्होंने पोर्चुगीज को समाप्त किया। और पुर्तगालियों की रिलीजियस पॉलिसी, ये जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करवा रहे थे, जिससे लोकल लोगों में क्या हुई, काफी ज्यादा नाराजगी हुई। ठीक। और छठा कारण था मुगलों का और मराठाओं का भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इन 6 कारणों से मुगलों का क्या हो गया, पुर्तगालियों का भारत से पतन हो गया। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने भारत को कुछ दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें पुर्तगाली भारत को देके गए। ठीक है, अब क्या क्या देके गए ये हमें पढ़ना है। तो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज टू इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स भारत में दिए, जैसे अपना मेज है, टोमेटो है, रेड चिली है। देखिए लाल मिर्च यही लेकर के आए थे पुर्तगाली। ठीक है, तो जो टमाटर है, लाल मिर्च है, मक्का है, इवन यहाँ पर लिखा नहीं है आलू, पोटैटो, पोटैटो लाने वाले भी यही थे। जो आलू आज हम खाते हैं ना, तो आलू जो हर सब्जी का राजा माना जाता है, उसको लाने वाले कौन थे, पोर्चुगीज थे। ठीक है, तो पोर्चुगीज ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया भारत को। जैसे आप मक्का देख लीजिए, या टमाटर देख लीजिए, लाल मिर्च, अमरूद, गुआवा लेकर के आए, पाइनएप्पल ये लेकर के आए थे। आज जो हम गुआवा और पाइनएप्पल खाते हैं वो किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा कॉफी, इसके अलावा इनके अल्फेंसो मैंगो, जो आपूस आम होता है, आपूस आम जिसको अल्फेंसको मैंगो कहा जाता है, वो भी ये लेकर के आए थे। और तमाकू लेकर के आए थे। आज सब देखिए हर जगह तमाकू ही तमाकू है भारत में। ठीक है, तो ये सब किसकी देन थी, ये सब पुर्तगालियों की देन थी। ठीक है, तो पुर्तगाली टमाटर, आलू, लाल मिर्च, कॉफी, अल्फेंसो मैंगो, टोबैको, ये सारी चीजें लेकर के आए। इसके अलावा बात करें तो पोर्चुगीज ने एक नई प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी गोवा में। ठीक है, तो गोवा में जो पहली प्रिंटिंग, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस जो थी, उसकी स्थापना भी किसने करी थी, पोर्चुगीज ने। इसके अलावा बात करें तो इंडिया और जापान का जो ट्रेड था, वो भी किसने दिया था, उसका भी क्रेडिट किसको जाता है, पोर्चुगीज को। तो भारत और जापान के बीच में जो व्यापार था, इसका श्रेय भी किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को। और आधुनिक मॉडर्न शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाना, देखिए इनका जो नेवल था ना, वो काफी स्ट्रांग था। तो जो बड़े बड़े जहाज बना करते थे, इसकी फैक्ट्री बनाने वाले में भी इनका बहुत बड़ा स्थान था। इसके अलावा बात करें तो इनका गौतिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करता था। ठीक है, इंडिया में वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, इनका गौटिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हुआ करता था इंडिया में। ठीक, तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 1498 में वास्को डिगामा आए, उसके बाद से पुर्तगालियों ने धीरे धीरे दक्षिण में पैर पसारने शुरू किए, लेकिन अपने कुछ रीजंस की वजह से जो मैंने आपको बताए, जिसके कारण पुर्तगाली जिस तेजी से उठे उसी तेजी से नीचे गिर गए। ठीक है, हालांकि पुर्तगाली सबसे आखिरी यूरोपियन थे जिन्होंने भारत छोड़ा। ठीक है, 1961 तक इनका गोवा पे राज रहा। फिर 1961 में पुलिस एक्शन के थ्रू गोवा को आजाद कराया गया, किनसे, पुर्तगालियों से। क्लियर हुआ आप लोगों को, तो पुर्तगाली आपको पूरे समझ में आ गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डच के बारे में, जो नेदरलैंड, जिसको आज की डेट में आप हॉलैंड कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आएंगे अंग्रेजों पर। ठीक, ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।